सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आपको जो ये घर पर आपके विद्यालय का अनुभव मिल रहा है, आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। आप सभी ने अपना कॉपी और कलम तो ले ही लिया होगा, तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड में कक्षा 11 के गणित में एक नया पार्ट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं हम। उसके बाद बायोलॉजी में हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 11 की पढ़ाई हो जाने के बाद हम कक्षा 12 की पढ़ाई शुरू करेंगे और उसमें हम मैथ्स में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। ये एक नया पार्ट है जो हम आज शुरू करने जा रहे हैं और बायोलॉजी में प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पार्ट को और आगे पढ़ेंगे। तो समय व्यर्थ ना करते हुए चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्रमचय एवं संचय भाग 2। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रमचय। क्रमचय जब सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं तथा क्रम गुणित संकेत। दोस्तों, सबसे पहले हम क्रमचय यानी परम्यूटेशन को जानते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो के उदाहरण में पढ़ा, रोज शब्द के अक्षरों से बनने वाले 4 अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या कितनी होगी? 24। आप यहां ध्यान दीजिए दोस्तों, तो शब्दों के लिखने का क्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी परम्यूटेशन में शब्दों के लिखने का क्रम महत्वपूर्ण रहेगा। अतः इनमें से प्रत्येक विन्यास 4 विभिन्न अक्षरों में से एक समय में सभी को साथ साथ लेकर बनाया गया क्रमचय कहलाता है। आइए परिभाषा देख लेते हैं। क्रमचय एक निश्चित क्रम में बना विन्यास है जिसको दी हुई वस्तुओं में से एक समय में कुछ या सभी को लेकर बनाया गया है। आइए अब परिभाषा देख लेते हैं। क्रमचय एक निश्चित क्रम में बना विन्यास है जिसको दी हुई वस्तुओं में से एक समय में कुछ या सभी को लेकर बनाया गया है। और क्रमचय को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी परम्यूटेशन। अब देखते हैं क्रमचय जब सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं। दोस्तों, n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में R वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या सर्वदा NPR होगी, जहां ध्यान दीजिए 0 लेस देन R लेस देन इक्वल टू N होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह NPR सूत्र हम तभी इस्तेमाल करेंगे जब वस्तुओं की पुनरावृत्ति नहीं है
और NPR का सूत्र होगा n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 up to so on till n-r+1। आइए अब एक और संभावना देख लेते हैं जब सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं। n और r विभिन्न वस्तुएं हैं तो क्रमचयों की संख्या होगी n की पावर r। ध्यान दीजिए n की पावर r, जहां 0 लेस देन r लेस देन इक्वल टू n। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह तभी होगा जब वस्तुओं की पुनरावृत्ति की अनुमति हमें दी होगी, जब वस्तुओं की पुनरावृत्ति होगी। आइए अब देख लेते हैं कि यह NPR का सूत्र आया कैसे। दोस्तों, मान लेते हैं कि हमारे पास R रिक्त स्थान है और हमें R रिक्त स्थानों को भरने की संख्या निकालनी है। R रिक्त स्थान, तो पहला रिक्त स्थान भरने के तरीके उतने ही होंगे जितनी टोटल वस्तुएं होंगी। अतः पहला स्थान भरने के तरीके हुए n। अब दूसरा स्थान भरने के तरीके n में से एक कम कर दीजिए क्योंकि पहला स्थान भर चुका है, तो वहां होंगे n-1। अब तीसरा रिक्त स्थान भरने के तरीके हुए n-2 तरीके। आरवा रिक्त स्थान भरने के तरीके हुए n-r-1। आप यहां ध्यान दीजिए, लोग अधिकतर गलती कर देते हैं। आरवा रिक्त स्थान भरने के तरीके n-r नहीं है, वे हैं n-r-1। तो गणना के आधारभूत सिद्धांत के अनुसार कुल तरीके हुए n इंटू n-1 इंटू n-2 अप टू सो ऑन टिल n-r+1, जो कि NPR का सूत्र है। अब पढ़ते हैं क्रम गुणित संकेतन यानी फैक्टोरियल नोटेशन। संकेतन n फैक्टोरियल प्रथम n प्राकृत संख्याओं यानी पॉजिटिव नंबर्स के गुणनफल को व्यक्त करता है। यानी n फैक्टोरियल बराबर होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू सो ऑन इंटू n-1 इंटू n। हम n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n गुणा n-1 का फैक्टोरियल। अब उसी प्रकार n-1 के फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n-1 इंटू n-2 का फैक्टोरियल, यदि n 2 से बड़ा है या उसके बराबर है। अब ठीक उसी प्रकार n-2 के फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं n-2 इंटू n-3 का फैक्टोरियल, यदि n 3 से बड़ा है या उसके बराबर है। और दोस्तों, आप ध्यान दीजिए, जहां अक्सर लोग गलती कर देते हैं, 0 फैक्टोरियल 0 के बराबर नहीं बल्कि 1 के बराबर होगा। 1 फैक्टोरियल भी 1 के बराबर होगा और 2 फैक्टोरियल बराबर होगा 1 इंटू 2। इस वीडियो में हमने सीखा क्रमचय, क्रमचय जब सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं, तथा क्रम गुणित संकेतन। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे उदाहरण और क्रमचय जब सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न ना हो।
नमस्कार दोस्तों, अब हम पौधों में परिवहन के विषय में कुछ और जानकारी पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पादप जल संबंध, जल विभव, परासरण, जीव द्रव्य कुंचन और अंतःशोषण के बारे में। पौधों के शारीरिक क्रियाकलाप के लिए जल अनिवार्य है और यह सभी जीवित प्राणियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह वह माध्यम उपलब्ध कराता है जिसमें सभी पदार्थ घुलनशील होते हैं। जीव द्रव्य में 1000 तरह के अणु पानी में घुले होते हैं और निलंबित रहते हैं। एक तरबूज के अंतर्गत 92% से अधिक भाग पानी का होता है तथा ज्यादातर शाकीय पौधों में शुष्क पदार्थ केवल 10 से 15% होता है, बाकी जल होता है। स्थलीय पौधों में प्रतिदिन भारी मात्रा में पानी ग्रहण करता है, लेकिन पत्तियों से इनका अधिकतर भाग बाष्पोत्सर्जन द्वारा हवा में उड़ जाता है। मक्के का एक परिपक्व पौधा एक दिन में लगभग 3 लीटर पानी अवशोषित करता है, जबकि सरसों का पौधा लगभग 5 घंटे में अपने वजन के बराबर पानी अवशोषित कर लेता है। पानी की इस उच्च मात्रा की मांग के कारण यह आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि कृषि एवं प्राकृतिक पर्यावरण में पौधों की वृद्धि एवं उत्पादकता को सीमित करने वाला समीकारी कारक प्राय जल ही होता है। जल विभव। पादप जल संबंध की व्याख्या करने के लिए कुछ विशेष मानक शब्दों की समझ अध्ययन को आसान बना देती है। जल विभव की गति या परिवहन को समझने के लिए आधारभूत धारणा है। विलय विभव या विलय अंतःशक्ति तथा दाब विभव या दाब अंतःशक्ति जल विभव को सुनिश्चित करने वाले दो मुख्य कारक हैं। जल के अणुओं में गतिज ऊर्जा पाई जाती है। द्रव तथा गैस की अवस्था में वे अनियमित गति करते हुए पाए जाते हैं। यह गति तीव्र तथा स्थिर दोनों तरह की हो सकती है। किसी तंत्र में यदि अधिक मात्रा में जल हो तो उसमें गतिज ऊर्जा तथा जल विभव होगा। अतः यह सुनिश्चित है कि शुद्ध जल में सबसे ज्यादा जल विभव होगा। यदि कोई दो अंतर्विष्ट जल तंत्र संपर्क में हो तो पानी के अणु के अनियमित गति के कारण जल के वास्तविक गति की तीव्रता गति ज्यादा ऊर्जा वाले भाग से कम ऊर्जा वाले भाग में होगी। अतः पानी उच्च जल विभव वाले अंतर्विष्ट जल के तंत्र से कम जल विभव वाले तंत्र की ओर पानी जाएगा। पदार्थ की गति की यह प्रक्रिया ऊर्जा के प्रवणता के अनुसार होती है और विसरण कहलाती है। जल विभव को ग्रीक चिन्ह साय से चिन्हित किया गया है और इसे पास्कल जैसी दाब इकाई में व्यक्त किया गया है। परंपरा के अनुसार शुद्ध जल का जल विभव 0 होता है। यदि कुछ विलय शुद्ध जल में घोल दिए जाए तो घोल में मुक्त पानी कम हो जाता है, जल की सांद्रता घट जाती है और जल विभव भी कम हो जाता है। इसीलिए सभी विलयनों में शुद्ध जल की अपेक्षा जल विभव निम्न होता है। इस निम्नता का परिमाण एक विलय के द्रवीकरण के कारण, जिसे विलय विभव कहा जाता है, या साई एस सदैव नकारात्मक होता है। जब विलय के अणु अधिक होते हैं तो साई एस अधिक नकारात्मक होता है। वायुमंडलीय दाब पर विलय या घोल का जल विभव साई एस साई डब्ल्यू के बराबर होता है। परासरण। पौधों की कोशिका झिल्ली या एक कोशिका भीति से घिरी होती है। यह कोशिका भीति जल एवं विलयन में पदार्थ के लिए मुक्त रूप से पारगम्य होती है, अतः वे परिवहन या गति के लिए बाधक नहीं होती। एक पौधे की कोशिका में प्राय एक केंद्रक रसधानी होता है, जिसका रसधानी युक्त रस कोशिका के विलय विभव में भागीदारी करता है।
पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली तथा रसधानी की झिल्ली टोनोप्लास्ट दोनों एक कोशिका के भीतर एवं बाहर अणुओं की गति निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। परासरण विशेष रूप से एक विभेदक अर्ध या पारगम्य झिल्लिका की आर पार जल का विसरण के लिए संदर्भित किया जाता है। परासरण स्वतः ही प्रेरित बल के अनुक्रिया से पैदा होता है। परासरण की दिशा एवं गति दाब प्रवणता एवं सांद्रता प्रवणता पर निर्भर करती है। जल अपने उच्च रासायनिक विभव से निम्न रासायनिक विभव में तब तक संचारित होता है जब तक कि सामान्यता पर न पहुंच जाए। सामान्यता पर दो कक्षों का जल विभव एक समान होना चाहिए। जीव द्रव्य कुंचन पादप कोशिकाओं में जल की गति प्रति व्यवहार करना उसके आसपास के घोल पर निर्भर करता है। यदि बाहरी घोल कोशिका द्रव्य में परासरण दाब को संतुलित करता है तो हम समपरासरी कहते हैं। यदि बाहरी विलयन कोशिका द्रव्य से अधिक तनुकृत है तो अल्प परासरी कहते हैं, और यदि बाहरी विलयन बहुत अधिक सांद्रयुक्त होता है तो इसे अति परासारी कहते हैं। कोशिकाएं अल्प परासारी घोल में फूलती है और अति परासारी में सिकुड़ती है। जीव द्रव्य कुंचन तब होता है जब कोशिका से पानी बाहर गति कर जाए तथा पादप कोशिका की कोशिका झिल्ली सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाए। अंतःशोषण अंतःशोषण एक विशेष प्रकार का विसरण है। जब ठोस एवं कोलाइड द्वारा पानी को अवशोषित किया जाता है तो इसके कारण इसके आयतन में विशाल रूप से वृद्धि होती है। अंतःशोषण के प्रतिष्ठित उदाहरण में बीज और सूखी लकड़ियां द्वारा जल का अवशोषण है। फूली हुई लकड़ी या काष्ठ के द्वारा पैदा किए गए दाब की प्रयोग आदि मानव द्वारा बड़ी चट्टानों एवं पत्थरों को तोड़ने के लिए किया जाता है। यदि अंतःशोषण के द्वारा दाब नहीं होता तो नवोद्भिद खुली जमीन पर उभरकर नहीं आ पाते, वे संभवतः बाहर आकर स्थापित नहीं हो पाते। अंतःशोषण भी एक प्रकार का विसरण है क्योंकि जल की गति सांद्रण प्रवणता के अनुसार है। बीज या अन्य ऐसी सामग्रियों में पानी लगभग नहीं के बराबर है, अतः ये आसानी से जल का अवशोषण कर लेते हैं। अवशोषण तथा अंतःशोषण होने वाले द्रव के बीच जल विभव प्रवणता आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कोई भी पदार्थ जो किसी भी द्रव को अंतःशोषित करता है, अवशोषण और द्रव के बीच बंधुता होना पहली शर्त है। इस वीडियो में हमने सीखा पादप जल संबंध, जल विभव, परासरण, जीव द्रव्य कुंचन और अंतःशोषण के बारे में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे लंबी दूरी तक जल का परिवहन, पौधे जल को कैसे अवशोषित करते हैं और पौधों में जल का ऊपर की ओर गमन। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, आज हम गणित का एक नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है अवकलज के अनुप्रयोग, जिसे अंग्रेजी में हम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज के विषय क्या हैं। राशियों के परिवर्तन की दर, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं रेट्स ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, और वर्धमान यानी इंक्रीजिंग और ह्रासमान यानी डिक्रीजिंग फलन या फंक्शन के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राशियों के परिवर्तन की दर से। दोस्तों f' या dy/dx x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है। साथ ही दोस्तों dy/dx का मान x0 रखने पर, या इस प्रकार से लिख सकते हैं कि f' ऑफ x0, x का मान यानी हम x0 रख दें पर x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है। आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों दो राशियां x और y t के सापेक्ष परिवर्तित हो रही हों, यानी हमें कैसा दिखेगा कि x बराबर है f ऑफ t और y बराबर है g ऑफ t, तब हम श्रृंखला नियम या चेन रूल लगाकर हमें मिलेगा dy/dx बराबर dy/dt पूरा बराबर dx/dt, यदि यहाँ पर dx/dt का मान शून्य नहीं है, वरना dy/dx अपरिभाषित हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। हमारे पास एक उदाहरण है। यहाँ पर है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r का सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जहां पर r का मान हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है। चलिए दोस्तों इसे हल करते हैं। दोस्तों त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर πr² से दिया जाता है। तो इसलिए दोस्तों हम x के सापेक्ष a के परिवर्तन की दर इस तरीके से निकालेंगे कि dA/dr बराबर हो गया d/dr किसका, πr² का। इसको हल करके हमें मिलेगा दोस्तों 2πr। आगे देखेंगे दोस्तों, जब हमें दिया है कि r बराबर 5 सेंटीमीटर है तो dA/dr हो जाएगा 10π। साथ ही दोस्तों हमें मिल जाएगा कि वृत्त का क्षेत्रफल 10π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड या बटा सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। चलिए एक और उदाहरण करते हैं दोस्तों यहाँ पर हल। अब हमें दिया है, इसे अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों। किसी वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन में कुल लागत c ऑफ x रुपयों में cx बराबर 0.005 x³ माइनस 0.02 x² प्लस 30x प्लस 5000 से प्रदत्त है। और सीमांत लागत ज्ञात कीजिए यहाँ पर जब 3 इकाई उत्पादित की जाती है, जहाँ सीमांत लागत या अंग्रेजी में मार्जिनल कॉस्ट और MC से हमारा अभिप्राय किसी स्तर पर उत्पादन के संपूर्ण लागत में तत्कालिक परिवर्तन की दर से है। चलिए इसे हल करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्योंकि सीमांत लागत उत्पादन के किसी स्तर पर x इकाई के सापेक्ष संपूर्ण लागत के परिवर्तन की दर है, इसलिए हम पाते हैं कि सीमांत लागत, जिसे हम MC से दिखाएंगे, वह बराबर हो जाएगी dc/dx, यानी हम यहाँ पर देख सकते हैं हमें मिलेगा 0.005 3x² माइनस 0.02 का गुणन 2x प्लस 30 के बराबर। जब हम यहाँ पर x का मान 3 रख देंगे दोस्तों, तो हमें अभीष्ट सीमांत लागत प्रति इकाई 30.02 लगभग मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों हम याद करेंगे तो हमें c ऑफ x दे रखा था, तो हमने यहाँ पर MC निकाला dc/dx, और फिर यहाँ पर x का मान 3 रखने पर हमें अपना अभीष्ट सीमांत लागत मिल गई। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वर्धमान और ह्रासमान फलन। दोस्तों यदि fx यहाँ पर आपके पास है कुछ x² फलन
जहाँ पर x का मान r से आ रहा है यानी वास्तविक संख्याओं से, इस द्वारा हमने प्रदत्त फलन लिया है। अब हम देखते हैं अपनी आकृति में, यदि मैं मूल बिंदु के बाईं ओर का मान देखूं, यानी x का मान यदि मैं रखूं -2, आप अपनी पहली सारणी में देखिए दोस्तों, x का मान -2 रखने पर f ऑफ x यानी x स्क्वायर का मान आएगा 4। इसी तरह -3/2 रखने पर x स्क्वायर का मान मिलेगा 9/4। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि मूल बिंदु के बाईं ओर का मान हम अगर रखें तो हमारा फलन f(x) बराबर x स्क्वायर की क्या वैल्यू या मान मिलता है। और इसी प्रकार दोस्तों दाईं ओर की सारणी देखिए, यानी मूल बिंदु के दाईं ओर का मान x बराबर 0 या 1/2 या 1 रखने पर हमें f ऑफ x स्क्वायर का क्या मान मिलता है। यानी अब अपने आलेख में देखिए या ग्राफ में देखिए कि इन बिंदुओं को मैं वहां पर दर्शाती हूं तो किस प्रकार से मुझे अपना आलेख दिखेगा, आप देख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि इसी से संबंधित वर्तमान और रासमान फलन की क्या परिभाषा निकलती है दोस्तों। यानी मान लीजिए वास्तविक मान फलन f के प्रांत में i एक विवृत अंतराल या ओपन इंटरवल है, तब f अंतराल i में वर्धमान या इंक्रीजिंग है यदि i में x1 छोटा है x2 से, तो f ऑफ x1 छोटा या बराबर है f ऑफ x2 से, सभी x1 x2 जो i से आ रहे हैं। यानी यह जब विवृत अंतराल में हम कोई भी दो वैल्यू या कोई भी दो पॉइंट लेंगे और उन दोनों में यानी x1 छोटा होगा x2 से, तो हमेशा वो फलन की मान यानी f ऑफ x1 भी छोटा या बराबर होगा f ऑफ x2 से। इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों, f अंतराल i में निरंतर वर्धमान है यदि i में x1 छोटा है x2 से, तो f ऑफ x1 छोटा है f ऑफ x2 से, सभी x1 x2 जहां i से आ रहे हैं। यानी यहाँ पर निरंतर वर्धमान तब होगा यदि i में x1 छोटा है x2 से, तो हमें मिलेगा f ऑफ x1 छोटा है f ऑफ x2 से। यहाँ पर f ऑफ x1 बराबर नहीं होगा, तब हमें f अंतराल i में निरंतर वर्धमान मिलेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, अब है अंतराल i में f रासमान है यदि i में x1 छोटा है x2 से, तो f ऑफ x1 बड़ा या बराबर है f ऑफ x2 से, सभी x1, x2 जहां i से आ रहे हैं। और f अंतराल i में निरंतर रासमान है यदि i में x1 छोटा है x2 से, तो हमें मिल रहा है f ऑफ x1 बड़ा है f ऑफ x2 से, सभी x1, x2 i के लिए। यानी यहाँ पर f ऑफ x1 बराबर नहीं है f ऑफ x2 से, यहाँ पर निरंतर f ऑफ x1 बड़ा ही होगा f ऑफ x2 से। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, इस प्रकार के फलनों का आलेखीय निरूपण आकृति में हम देखते हैं। तो पहली आकृति में आपको वर्धमान फलन, आप इसका आलेख देख सकते हैं, और दूसरी आकृति में आप निरंतर वर्धमान फलन देखेंगे। आप इन दोनों फलनों के आलेख में कुछ अंतर देख पा रहे होंगे। इसी प्रकार दोस्तों हम रासमान फलन का आलेख देख सकते हैं और निरंतर रासमान फलन के आलेख में अंतर देख पा रहे होंगे। और तीसरी आकृति में आप देख रहे हैं कि ना तो यह फलन वर्धमान है और ना ही ये रासमान है, क्योंकि यहाँ ये कभी तो ये वर्धमान हो रहा है, कभी ये रासमान हो रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक परिभाषा है दोस्तों अब हमारे पास कि x0 पर f वर्धमान कहलाता है यदि एक अंतराल i जो इस प्रकार से है x0 माइनस h, x0 प्लस h और h 0 से बड़ा है। इसका अस्तित्व इस प्रकार है कि x1, x2 i से आ रहे हैं। इसके लिए x1 यदि छोटा है x2 से, तो f ऑफ x1 छोटा या बराबर है f ऑफ x2 से।
यानी अन्य दशाओं का इसी प्रकार से स्पष्टीकरण दिया जा सकता है। चलिए अब एक उदाहरण करते हैं दोस्तों। दिखाइए कि प्रदत्त फलन f(x) बराबर 7x - 3 r पर एक निरंतर वर्धमान फलन है। चलिए इसे हल करते हैं दोस्तों। मान लीजिए r में x1 और x2 कोई दो संख्याएं हैं। तब x1 यदि x2 से छोटा होगा तो हमें मिलेगा कि 7x1 छोटा होगा 7x2 से। अब यहाँ पर दोनों ही तरफ -3 कर दें तो हमें मिलेगा 7x1 - 3 छोटा है 7x2 - 3 से। यानी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें मिला है f(x1) छोटा है f(x2) से। यानी इस प्रकार हम परिभाषा से परिमाण निकाल सकते हैं कि r पर f निरंतर वर्धमान है। आगे दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर एक प्रमेय है। मान लीजिए कि f अंतराल a, b पर संतत और विवृत अंतराल a, b पर अवकलनीय है। तब दोस्तों हमारे पास है कि a, b में f वर्धमान है यदि प्रत्येक x जो a, b से आ रहा है उसके लिए f' बड़ा है 0 से। और दूसरी चीज हमें मिली है दोस्तों, a, b में f ह्रासमान है यदि प्रत्येक x जो a, b से आ रहा है उसके लिए f' का मान 0 से छोटा है। और हम देख सकते हैं कि a, b में f एक अचर फलन है यदि प्रत्येक x जो आ रहा है a, b से उसके लिए f' का मान 0 है। यानी तीन चीजें हमें मिली हैं कि यदि f' का मान 0 से बड़ा है तो f वर्धमान है, f' का मान 0 से छोटा है तो f ह्रासमान है, और यदि f' का मान 0 है तो f एक अचर फलन है। आगे देखते हैं दोस्तों, एक उदाहरण है कि वे अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें f(x) दे रखा है 4x³ - 6x² - 72x + 30 द्वारा प्रदत्त फलन f a निरंतर वर्धमान, b निरंतर ह्रासमान है। चलिए इसे हल करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर f(x) का मान हमें दिया है 4x³ - 6x² - 72x + 30। तो हम f' निकालेंगे तो हमें मिलेगा 12x² - 12x - 72, जिसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 12 का गुणन x - 3 का गुणन x + 2 के साथ। इसलिए f' का मान 0 रखने पर x का मान -2 और 3 प्राप्त होते हैं, जो हम इस प्रकार से अपनी वास्तविक संख्या रेखा पर निर्देशित कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर यदि अब इस प्रकार से हम देखें कि f' है हमारे पास 12x - 3 x + 2। अब आपके पास एक सारणी है। इससे पहले हमें ये पता है कि हम इस प्रकार से -2 और 3 को रेखा पर निर्देशित कर चुके हैं। अब दोस्तों अपनी सारणी में देखिए कि यदि हम अंतराल लेते हैं -∞ से -2, तो अब f' में हम x का मान रखें जो कहाँ से बिंदु आ रहे हैं, -∞ से -2 के बीच। तो हमें एक बार चिन्ह मिलेगा f' का माइनस और दूसरी बार भी माइनस, जिसका मान 0 से बड़ा होगा क्योंकि माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस। इसलिए फलन f निरंतर वर्धमान है। साथ ही दोस्तों अब हम अंतराल -2, 3 लेते हैं तो f' का चिन्ह देखेंगे तो एक बार मिलेगा हमें माइनस और एक बार मिलेगा हमें प्लस, जिसका हमें मिलेगा पूरा f' का चिन्ह हो जाएगा इसका मान 0 से छोटा। तो फलन f निरंतर ह्रासमान होगा। इसी प्रकार से हम तीसरा अंतराल देखते हैं 3, अनंत। तो हमें दोनों बार f' का चिन्ह हम देख सकते हैं मिलेगा प्लस, जो होगा 0 से बड़ा, इसलिए f निरंतर वर्धमान रहेगा। इसलिए हम देख सकते हैं दोस्तों f r पर ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम आपका अध्याय वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत को जारी रखेंगे। पिछली वीडियो में हमने
वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत, सहलग्नता, पुनर्योजन, बहुजीनी वंशागति तथा बहुप्रभाविता पर चर्चा की थी। इस वीडियो में हम लिंग निर्धारण और उत्परिवर्तन को समझेंगे। तो चलिए लिंग निर्धारण से शुरू करते हैं। अब लिंग निर्धारण क्या होता है? लिंग निर्धारण किसी जीव में लैंगिक विशेषताओं के विकास को निर्धारित करना है। अब दोस्तों, कुछ जीव जैसे कि ये कछुआ लिंग निर्धारण के लिए पूरी तरह से पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि तापमान पर, और कुछ में तो जैसे कि मनुष्यों में क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्रों के आधार पर लिंग निर्धारण होता है। तो अब हम गुणसूत्रों के आधार पर लिंग निर्धारण को समझेंगे। इस प्रकार को कहीं ना कहीं हैंकिंग ने 1891 में खोजा था, जब वे कुछ कीटों जैसे कि जुगनू पर काम कर रहे थे। अगर आप जुगनू को अच्छे से देखना चाहते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये कुछ ऐसे दिखते हैं। उन्होंने शुक्र जनन की प्रक्रिया के दौरान एक विशिष्ट संरचना देखी और देखा कि 50% शुक्राणु में ये संरचना थी। इसको उन्होंने नाम दिया एक्स काय। बाद में दूसरे वैज्ञानिकों के कार्यों से पता चला कि ये एक्स काय वास्तव में एक क्रोमोसोम है, इसलिए इसका नाम एक्स क्रोमोसोम रख दिया गया था। फिर बाद में वाई क्रोमोसोम की भी खोज हुई थी, जिसे कि स्टीवंस ने 1902 में खोजा था। विल्सन और स्टीवंस द्वारा एक्स और वाई क्रोमोसोम को लिंग क्रोमोसोम का नाम दिया गया है। अब दोस्तों, गुणसूत्रों के आधार पर लिंग निर्धारण के कुछ प्रकार हैं, जिसमें कि जो सबसे पहला प्रकार है उसे हम कहते हैं नर हेट्रोगैमेटी, और दूसरे प्रकार को हम कहते हैं मादा हेट्रोगैमेटी। अब हम इनको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम नर हेट्रोगैमेटी को समझेंगे। इसमें नर दो विभिन्न प्रकार के युग्मकों का उत्पादन करता है, जिसके आधार पर लिंग निर्धारण होता है। इसको थोड़ा और अच्छे समझने के लिए हम एक उदाहरण लेंगे, जिसमें हम समझेंगे XO टाइप, जो कि टिड्डे में होता है। यहाँ पर मैंने नर को दिखाया हुआ है, नर टिड्डे को, जिसको मैंने दिखाया है बड़े ए प्लस XO। यहाँ पर जो बड़ा ए है, ये ऑटोसोम को दर्शा रहा है, जो कि लिंग क्रोमोसोम नहीं होते हैं, और इनके बारे में हम आगे इस वीडियो में पढ़ेंगे। और यहाँ पर X क्रोमोसोम है, जो X से मैंने दिखाया हुआ है जिसको, वो लिंग क्रोमोसोम है। और जो O है यहाँ पर, इधर वो कोई क्रोमोसोम नहीं दिखा रहा है, क्योंकि मादा में एक क्रोमोसोम ज्यादा होता है नर से, तो नर में एक कम होता है, उसको हम O से दिखा रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मैं मादा टिड्डे को दिखा देता हूँ, जो कि दिखाया है मैंने बड़े ए प्लस बड़ा एक्स। तो अब हम इसमें क्रॉस करवाएंगे, पर उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये कौन कौन से युग्मक को उत्पन्न करेंगे। अब नर हेट्रोगैमेटी है, तो यहाँ पर जो नर है वो दो प्रकार के गैमेट को उत्पन्न करेगा, यानी कि युग्मकों को। तो जो पहला है वो है A+X, और जो दूसरा है वो है A+O। और मादा यहाँ पर एक ही प्रकार का गैमेट यानी कि युग्मक को उत्पन्न करेगी, जो कि है A+X। तो अब हम इसका क्रॉस करवाएंगे, तो यहाँ पे मैं पनेट वर्ग बना देता हूँ। यहाँ पर मैं नर युग्मकों को लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं मादा युग्मकों को लिख देता हूँ। अब इनका क्रॉस करवा देते हैं। इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा AA+XX। इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा AA+XO। इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा AA+XX, और इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा AA+XO। तो अगर आप यहाँ पर परिणाम को देखें, तो जो संतति नर से X क्रोमोसोम को लेगी, वो मादा टिड्डे में बदलेगी, जिसकी यहाँ पर 50% संभावना है। और जो संतति O को लेगी नर से, यानी कि जो क्रोमोसोम नहीं ले पाएंगी, वो नर में बदल जाएंगी, जिसकी यहाँ पर भी 50% संभावना है।
तो हम कह सकते हैं यहाँ पर नर है वो संतति का लिंग निर्धारण कर रहा है, इसीलिए हम इसे नर हेटेरोगैमेटी कहते हैं। आइए अब मानव में लिंग निर्धारण को समझते हैं, जो कि होता है XY टाइप का। अब दोस्तों आपको पता ही होगा कि मानव में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 23 जोड़े। इनमें से जो 22 जोड़े होते हैं उनको हम ऑटोसोम कहते हैं, और जो 23वां जोड़ा होता है उसको हम लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये चीज आप सभी को याद रखनी है। तो नर के पास XY क्रोमोसोम होता है और मादा के पास XX क्रोमोसोम्स होते हैं। अब दोस्तों हम इनका भी क्रॉस करवाएंगे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इन क्रोमोसोम्स को, और इनके अब हम युग्मकों को देखेंगे। तो जो नर है वो X और Y वाला युग्मक बनाएगा, और जो मादा है वो एक ही प्रकार का युग्मक बनाएगी जो कि है X का। अब हम इसका क्रॉस करवाएंगे, तो यहाँ पर मैं नर युग्मकों को लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं मादा युग्मकों को लिख देता हूँ। चलिए अब इसका क्रॉस करवा देते हैं। इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा XX, इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा XY, इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा XX, और इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा XY। तो अगर हम इसका परिणाम देखें तो यहाँ पर 50% संभावना है कि संतति मादा होगी और 50% संभावना है कि संतति नर होगी। तो इससे हम यह कह सकते हैं कि अगर अंडाणु X क्रोमोसोम वाले शुक्राणु से संकलित होता है तो वो मादा संतति बनाएगा, और अगर अंडाणु Y क्रोमोसोम वाले शुक्राणु से निषेचित होता है तो वह नर संतति बनाएगा। तो यहाँ पर भी लिंग निर्धारण नर कर रहा है। तो ये भी नर हेटेरोगैमेटी का एक प्रकार है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और मादा हेटेरोगैमेटी को समझते हैं। इसमें मादा दो अलग अलग प्रकार के युग्मकों का उत्पादन करती है। इसको भी हम एक उदाहरण से समझेंगे, जिसमें कि हम ZW टाइप का क्रॉस करवाएंगे। ये पक्षियों में होता है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि नर के पास ZZ वाले क्रोमोसोम हैं और मादा के पास ZW वाले सेक्स क्रोमोसोम यानी कि लिंग क्रोमोसोम है। तो अब हम इसका क्रॉस करा देंगे, तो यहाँ पर मैं नर को लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं मादा को लिख देता हूँ। अब जो नर है यहाँ पर वो एक ही प्रकार के युग्मकों का उत्पादन करेगा जो कि है A+Z टाइप का, और जो मादा है वो यहाँ पर दो प्रकार के युग्मकों का उत्पादन करेगी जो कि है A+Z और A+W। अब हम इसका भी क्रॉस करवा देंगे, तो इसके लिए भी मैं यहाँ पर पनेट वर्क बनाऊंगा। यहाँ पर मैं नर युग्मकों को लिख दूंगा और यहाँ पर मैं मादा युग्मकों को लिख दूंगा। अब हम इसका क्रॉस करवा देंगे, तो जो पहले क्रॉस से हमको मिलेगा AA+ZZ, इस क्रॉस से हमको मिलेगा AA+ZZ, इस क्रॉस से हमको मिलेगा AA+ZW, और इस क्रॉस से भी हमको AA+ZW मिलेगा। तो अगर आप इसका परिणाम देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मादा संतति उत्पन्न होने की संभावना 50% है और नर संतति होने की भी संभावना 50% है। लेकिन यहाँ पर जो मादा है वो लिंग निर्धारण कहीं ना कहीं कर रही है, तो इसलिए इसको हम मादा हेटेरोगैमेटी कहते हैं। आइए दोस्तों अब मधुमक्खी में लिंग निर्धारण को समझते हैं। अब हम देखेंगे कि ये कैसे होता है। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण उस मधु द्वारा प्राप्त क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र समुच्चय की संख्या पर निर्भर करता है। अब ये जो रानी तथा श्रमिक मधुमक्खी है ये मादा मधुमक्खी होती है और इसके पास 32 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसका मतलब है कि ये निषेचित अंड से पैदा होते हैं। और दूसरी ओर नर ड्रोन यानी कि नर मधुमक्खी, इसके पास 16 क्रोमोसोम होते हैं यानी कि आधे क्रोमोसोम्स। तो हम कह सकते हैं कि ये अनिषेचित अंड से पैदा होते हैं। यहाँ पर बस आपको इतना ही याद रखना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन को समझते हैं। अब दोस्तों आपने ये फिल्म तो देखी ही होगी। इसमें क्या होता है कि हीरो के पास कुछ शक्तियां आ जाती हैं उत्परिवर्तन की मदद से, लेकिन उत्परिवर्तन
इतना अच्छा नहीं होता है। इसके कई सारे खतरनाक परिणाम भी हो सकते हैं, जिसमें कि मृत्यु भी हो सकती है। तो आइए अब जान लेते हैं कि उत्परिवर्तन आखिरकार होता क्या है। उत्परिवर्तन वह क्रिया है जो डीएनए अनुक्रम में बदलाव ला देती है। इसके परिणाम स्वरूप जीव के जीनोटाइप और फिनोटाइप में परिवर्तन आ जाता है। अब दोस्तों, डीएनए में बेस पेयर्स होते हैं और इनके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी आप बस इतना याद रखिए कि ए बेस टी से जुड़ता है और जी बेस सी बेस से जुड़ता है, और अगर इनका पैटर्न चेंज हो जाए तब उत्परिवर्तन हो जाता है। अब हम उत्परिवर्तन होने के कुछ कारणों को समझेंगे, जैसे कि ये डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान हो सकता है और ये कुछ रसायनों की मदद से भी हो सकता है और ये विकिरणों से भी हो सकता है। अब ये सारी चीजें उत्परिवर्तन कर रही हैं, तो इन चीजों को हम कहते हैं उत्परिवर्तजन, यानी कि म्यूटाजन। अब ये काम कैसे करते हैं, तो आइए उसको अब जान लेते हैं। तो जो हमारा डीएनए होता है, उसमें अगर कुछ बदलाव ला दिए गए तो उससे उत्परिवर्तन हो जाता है, लेकिन इस डीएनए से बनने वाला प्रोटीन भी उत्परिवर्तित होगा, जिसकी वजह से अलग ही फिनोटाइप बन जाएगा किसी व्यक्ति का, जो कि अच्छा नहीं होगा। आइए दोस्तों, अब म्यूटेशन के प्रकारों को समझ लेते हैं। इसमें जो सबसे पहला है उसे हम कहते हैं बिंदु उत्परिवर्तन, यानी कि पॉइंट म्यूटेशन। इसमें एक बेस पेयर के बदलने से उत्परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए आप देखिए, यहाँ पर ये एक डीएनए है और यहाँ पर मान लीजिए कि ए टी बेस से जुड़ा हुआ है, लेकिन हम किसी वजह से अगर ए को जी बेस के साथ जोड़ दे तो वह उत्परिवर्तन कर देगा, और इसी को हम पॉइंट म्यूटेशन यानी कि बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। इसका अगला प्रकार है फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन, यानी कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब इसको समझने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, यह ओरिजिनल सीक्वेंस है, यानी कि एक अनुक्रम है एक डीएनए का, और अगर हम इसमें एक बेस को ऐड कर दें या इसमें एक बेस को हम डाल दें तो ये पूरा फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा, जिससे कि उत्परिवर्तन हो जाएगा। इस प्रकार की प्रक्रिया को हम कहते हैं इंसर्शन। और दोस्तों, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन का एक और प्रकार है, उसको भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो देखिए, ये एक ओरिजिनल अनुक्रम है और अगर हम इसमें से एक बेस को डिलीट यानी कि उसको हम निकाल देते हैं तो भी फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा और म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन हो जाएगा। इस तरह की प्रक्रिया को हम कहते हैं डिलीशन। म्यूटेशन में आपको सिर्फ यहाँ पर इतना ही याद रखना है। इस वीडियो में हमने सीखा लिंग निर्धारण और उत्परिवर्तन को। और दोस्तों, मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के ये 2 टॉपिक्स को खत्म कर लिया है। आप इनको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम आनुवंशिक विकारों को समझेंगे। धन्यवाद।
विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।